इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 9 शासक और इतिवृत्ति भाग 2। इसमें हम पांडुलिपियों की रचनाओं से शुरू करेंगे, पांडुलिपि के रचना से। ठीक है, तो चलिए समय की बर्बादी न करते हुए हम इसकी शुरुआत करते हैं, पाठ पढ़ना चालू करते हैं। तो मुगल भारत की सभी पुस्तकें, देखो यहाँ पर मुगल जो थे भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थी। सब पांडुलिपि भाषा में थी, अर्थात वे हाथ से लिखी होती थी। किससे? हाथ से लिखी गई थी। हाँ भैया, सब चीज तो हाथ ही से लिखा जाता है। तो पांडुलिपि रचना का मुख्य केंद्र शाही किताब खाना था। कौन किताब खाना? शाही किताब खाना मतलब लाइब्रेरी था। ठीक है, पुस्तकालय। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो किताब खाना शब्द पुस्तकालय के रूप में अनुवादित किया जाता है। मतलब पुस्तकालय से इन लोगों ने किताब खाना कर दिया। जिस तरह अस्पताल की इन्होंने बीमारी खाना रख दिया, बीमारिस्तान। बारे क्या बात जगह है। हिंदुओं का गढ़ हिंदुस्तान, पाक लोगों का गढ़ पाकिस्तान है। और आपको अजबकिस्तान, कौन कौन कनिस्तान, क्या क्या नाम है भैया, ये लोग कुछ भी नाम रख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आप जान गए हो कि पुस्तकालय को ही ये लोग किताब खाना बोलते थे। चलिए, इसका अनुवादित किया जा सकता है कि यह दरअसल एक लिपिघर था। क्या था? यह एक लिपिघर था, अर्थात ऐसी जगह जहां बादशाह की पांडुलिपियों का संग्रह रखा जाता था और नई पांडुलिपियों की रचना की जाती थी। नई नई पांडुलिपि की रचना इन लोगों ने चालू कर दिया था करना। देखो यहाँ पर पांडुलिपि का काम होता था तो बहुत लोग उसमें काम लगे रहते थे। जैसे में कागज बनाने वालों की पांडुलिपि के पन्ने तैयार करना, तो भैया इस पर पांडुलिपि लिखा जाएगा। ठीक है। सुलेखकों की पाठ्य की नकल तैयार करना, जो लिखा गया उसकी नकल तैयार करना। कोफ्तगारों की पृष्ठों को चमकाने के लिए इत्र लगाना, चाहे उसको चमकाना, लिख दिया गया उसको चमकीला बनाना। चित्रकारों की पाठ से दृश्य को चित्रित करने के लिए, और अब देखो जो लिख दिया गया है उसको दृश्य के रूप में सामने प्रस्तुत करना। जल्दसाजी की प्रत्येक पन्ने को इकट्ठा कर उसे अलंकृत आवरण करना, मतलब जो भी लिख दिया गया है उसको एक जगह पर सरिया के इकट्ठा करना, बंडल बनाना, और उसमें बैठाने के लिए आवश्यकता होती थी। क्योंकि वो लोग सब करते थे तो इकट्ठा करना भी जरूरी था ना जी। तैयार पांडुलिपि को, जो भी पांडुलिपि तैयार हो जाता था उसको एक बहुमूल्य वस्तु मतलब वैदिक संपदा और संदर्भ के कार्य के रूप में देखा जाता था। मतलब उसको शुद्ध पवित्र चीज के रूप में सामने रखा जाता था, चाहे देखा जाता था। और इस तरह के संदर्भ को अस्तित्व में लाकर, इस प्रकार के संदर्भ को अस्तित्व में लाकर, साक्षात लाकर इन पांडुलिपियों की संरक्षक मुगल बादशाह अपनी शक्ति को दर्शा रहे थे। मतलब उसको सुरक्षा देकर, उसको संरक्षक कर मुगल बादशाह अपनी शक्ति को दर्शा रहे थे कि हम इतना शक्तिशाली है बे, औकात है तो छू के दिखा दो। तो इतना ज्यादा उस समय इन लोगों का प्रचंड बहुमत से इन लोगों का राज चलता था। और प्रचंड बहुमत हो चाहे प्रचंड ताकत हो, भैया कुछ भी हो, लेकिन अच्छा है कि था। इसी तरीके से देखा जाए तो पांडुलिपियों की वास्तविक रचना में शामिल कुछ लोगों को भी पदवियों और पुस्तकारों के रूप में पहचान मिली थी कि भैया ये पुस्तकार थे, ये इनका ये पदवी था, ये लेखक थे, ये सुलेखक थे। उन सब के बारे में भी कुछ कुछ लिखा गया है। इनमें सुलेखकों और चित्रकारों को, इनमें सुलेखकों, लिखने वाले से चित्र बनाने वालों को उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा मिली। बहुत बढ़िया इन लोगों को सामाजिक प्रतिष्ठा मिली। जबकि अन्य जैसे कागज बनाने वाले अथवा जिल्दसाज गुमनाम कारीगर ही रह गए। जो कागज बनाते थे, जिल्द चढ़ाते थे, उन लोग तो, उनका तो कोई जिक्र ही नहीं है। और जिन लोगों ने लिखा, चित्र बनाया, उनको सबसे बढ़िया प्रसिद्धि मिला था समाज में, उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा की पदवी मिली थी। तो ये बहुत माननीय और बहुत सामान्य और बहुत सम्मान जनित पद हुआ करता था, जिसके वजह से अब जहां जाओगे आपको सम्मान मिलेगा, आपको इज्जत मिलेगी, आप उसके लायक थे। क्योंकि आपने अकबर नामा, बाबर नामा, हुमायूं नामा, जहांगीर नामा, शाहजहां नामा आपने लिखा, भले पैसा के लिए लिखा,
लेकिन वो लोग तो आपको मूड़ी पर चढ़ा कर रखबे करेंगे भैया, उन लोगों को तो जरूरत था। अब देखो यहाँ पर सुलेखन अर्थात हाथ से लिखने की कला, सुलेखन मतलब हाथ से लिखने की कला अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल मानी जाती थी उस समय, आज भी है भैया। इसका प्रयोग जो था ना विभिन्न शैलियों में होता था। नास्तलिक नास्तलिक अकबर की, यहाँ पर समझना कि नास्तलिक, नास्तलिक क्या होता है, तो नास्तलिक अकबर की पसंदीदा शैली थी। तो नास्तलिक एक शैली थी, लिखने वाली शैली थी, तो अकबर इसको बहुत पसंद करता था, एक तरीके से पसंदीदा शैली थी। और यह एक ऐसी सरल शैली थी, यह एक ऐसी सरल शैली थी जिसे लंबे सपाट प्रवाही ढंग से लिखा जाता था, मतलब लंबा लंबा एकदम बहुत बढ़िया से सजा सजा कर लिखा जाता था। इससे 5 से 10 मिलीमीटर की नोक वाले, 5 से 10 मिलीमीटर मतलब बेसी से बेसी 1 फुट, तो 1 फुट वाले नोक वाले छाटे हुए सरकंडे, तो पतला सा एकदम फूफी सा होता था, उसको बोलते थे छाटे हुए सरकंडे, उसको अलग रखा जाता था, जिसे कलम कहा जाता था उस समय। ऊपर से स्याही भरो, चाहे स्याही में डुबाओ, उसको थोड़ा थुड़ दिया जाएगा, वो इंक सोख लेगा, और फिर जैसे आप लिखना चालू करोगे धीरे धीरे इंक नीचे गिरेगा। तो इस तरह से लिखा जाता था। अब देखो, तो उसके टुकड़े से स्याही में डुबाकर, उसके टुकड़े से स्याही में डुबाकर लिखा जाता था, क्योंकि डुबाने के बाद वो स्याही को सोख लेगा और जरूरत पड़ने के अनुसार उस पर छोड़ देगा। सामान्यतः यहाँ पर देख लिया जाए तो कलम की नोक में बीच में छोटा सा चीरा लगा दिया जाता था, एक पतला सा चीरा लगा दिया जाएगा, ताकि वह स्याही अपने में सोख लेवे, आसानी से वह अपने अंदर सोख लेवे, और सोख लेगा तभी तो भैया लिखा जाएगा ना जी। और इतनी खूबसूरत हैंडराइटिंग उस समय, समझो कि कितने कमाल के लेखाकार लोग होते थे, कितने सुलेखन समझदार लोग थे, और क्या कला थी उस समय सुलेखन की, कि इतनी मनोहर, इतनी सुंदर आकृति को इन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो जिनको उर्दू लिखने आता है वो जानते होंगे कितना सुंदर तरीके से लिखा गया है, क्योंकि यह चित्र जो है ना वो 9.3 नास्तलिक शैली में लिखा गया है, जो अकबर का पसंदीदा शैली था, जिसे अकबर के दरबार के सबसे अच्छे सुलेखकों में से एक कश्मीर के मोहम्मद हुसैन, लगभग 1575 से लेकर 1605 तक उनका राज चला था, तो उन्होंने तैयार करवाया था, उनके द्वारा तैयार किया गया था, जिसके अक्षरों के विशुद्ध समानुपालिक घुमाव की कदरदानी में इसको जरीन कलम मतलब सोने की कलम, किस चीज की, सोने की कलम के खिताब से नवाजा गया था और सोने का कलम दिया गया था। सुलेखन से पृष्ठ के निचले भाग पर, सुलेखन से अच्छे तरीके से लिखने से पृष्ठ के निचले भाग पर अपने हस्ताक्षर किए गए हैं, देखो नीचे हस्ताक्षर भी है, और इस पृष्ठ का लगभग 1/4 हिस्सा जो था ना इसी में प्रयुक्त हो गया, इसी में उसको मिलाकर बना दिया गया है कि भैया सजा कर रखना था ना, तो कुछ ना कुछ तो रंगीन पोतीन करना ही था, रंगीन पोतीन करने के लिए थोड़ा लेप लाप करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर आता है, शुरुआत हो गया रंगीन चित्र। रंगीन चित्र में आपको आ जाएगा कलर प्रिंटिंग। कलर प्रिंटिंग में देखो किस किस प्रकार का यहाँ पर चीज बनाए जाते थे, एकदम हू बहू, जैसा शकल वैसा भेष, और जैसा शकल भेष वैसा ही चित्र। देखिए आगे, जैसा कि हमने पिछले अनुभाग में पढ़ा, मतलब ऊपर 2 अनुभाग हमने पढ़ा ना, तो पिछले अनुभाग में पढ़ा कि मुगल पांडुलिपियों की रचना में चित्रकार भी शामिल थे, वो भी उनकी जो सहानुभूति थी, चाहे उनकी यहाँ पर निर्भरता थी, ज्यादा थी। और एक मुगल बादशाह के शासन की घटना का विवरण देने वाले इतिहासकारों में लिखित पाठ के साथ ही उन घटनाओं को चित्रों के माध्यम से दृश्य रूप में भी वर्णित किया जाता था। लिखा तो जाता ही था, लेकिन उसको दृश्य के रूप में भी वर्णित किया जाता था। जब किसी पुस्तक में घटनाओं अथवा विषयों को दृश्य रूप में व्यक्त किया जाना होता था, किसी भी चीज को, किसी भी घटनाओं को, किसी भी पुस्तक को दृश्य के रूप में उसको अभिव्यक्त करना होता था, तो सुलेखन
उसके आसपास के पृष्ठों को खाली छोड़ देते थे। तो समझो कि उसका अगला भाग पर बनाना है तो उसका अगला पेज चाहे पिछला पेज खाली छोड़ दिए जाते थे कि इस पर चित्र बनाए जाएंगे। तो चित्रकार शब्दों में वर्णित विषय को अलग से चित्र रूप में उतार कर वहां संलग्न कर देता था। अब समझता था कि यहाँ पर यह चित्र बनाना है तो वह चित्र अलग पेज पर बनाकर, पेपर पर बनाकर और वहां पर चिपका दिया जाता था। और आपको नहीं पता होगा, गोंद का पेड़ होता है, गोंद का वृक्ष होता है, और पहले इसी गोंद के वृक्ष का इस्तेमाल करके लोग पेपर चिपकाया करते थे, कागज चिपकाया करते थे। और जो ये लघु चित्र जो था ना, लघु चित्र होते थे, कितना छोटे छोटे चित्र होते थे जिन्हें पांडुलिपियों के पृष्ठों पर आसानी से लगाया और देखा जा सकता था। इतना छोटा दृश्य होता था, जैसा सामने अभी हम किताब में देख रहे हैं, ऐसा ही फोटो आपको देखने को वहां पर भी मिलते थे। यहाँ पर देखो, चित्रों को, जो भी चित्र बनाए जाते थे तो उन सभी को न केवल किसी पुस्तक के संदर्भ को बढ़ावा देने वाला, बल्कि उन्हें तो लिखित माध्यम से राजा और राजा की शक्ति के विषय में जो बात कही ना जा सकी, उस विचार को, उस संप्रेषण का भी एक सशक्त माध्यम माना जाता था, जिसको लोग बोल नहीं सकते थे, बोला नहीं जा सकता था, उसको चित्र के माध्यम से समझा जा सकता था। इसीलिए चित्र जरूरी था, क्योंकि चित्र के संदर्भ में वो सब चीज बताए जाते थे जो हमें बताना है, जो पुस्तक में वो लोग बताना चाहते थे। अब यहाँ पर इतिहासकार की बात आ जाती है तो अबुल फजल ने चित्रकारी की एक जादुई कला के रूप में वर्णन किया, एक जादुई कला सामने रखा चित्रकारी का। उसकी राय में यह कला किसी निर्जीव वस्तु को भी इस रूप में प्रस्तुत कर सकती है कि उसमें जीव हो, मतलब एक निर्जीव चीज को भी वो बनाएगा कि लगेगा कि उसमें जीवन है। तो इस प्रकार की वो चित्रकारी लाया, जादुई कला। समझो कि आप कैसे चित्रकारी उस समय होता था कि हू बहू मुर्दे में भी जान फूंक देंगे, ऐसा इन लोगों को करना पड़ता था। यहाँ पर देखना, बादशाह, उसके दरबार तथा उसमें हिस्सा लेने वाले लोगों का चित्रण करने वाले चित्रों की रचना को लेकर शासकों और मुसलमान रूढ़िवादी वर्ग के प्रतिनिधियों अर्थात उलमा के बीच निरंतर तनाव बना रहा था। जो मुसलमान धर्मगुरु थे, जो उलमा पढ़े थे, उलमा जानते थे, उन लोगों के बीच में, चाहे चित्रकारी के बीच में बहुत सारा तनाव बना रहता था हमेशा, कि उलमा ने कुरान के साथ साथ हदीस, जिसमें पैगंबर मोहम्मद के जीवन से एक ऐसा ही प्रसंग वर्णित किया है कि साफ साफ हमें मालूम चले कि भैया तनाव हो रहा है, और उन सभी में प्रतिष्ठापित तनाव रूपों के चित्रण पर इस्लामी प्रतिबंध का आह्वान किया गया है। समझ लो सीधा सीधा कि इस्लामिक प्रतिबंध का यहाँ पर आह्वान कर दिया गया था। और इस प्रसंग में पैगंबर मोहम्मद साहब, तो पैगंबर साहब को प्राकृतिक तरीके से जीवित रूप के चित्र की, यहाँ पर समझना, ध्यान से समझना कि इसी प्रसंग में पैगंबर साहब को प्राकृतिक तरीके से सजीव रूप के चित्रण की मनाही करते हुए उल्लेखित किया गया है, क्योंकि ऐसा करने से यह लगता था कि कलाकार रचना की शक्ति को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है। यह एक ऐसा कार्य था जो केवल ईश्वर का ही है। यहाँ पर समझो कि ये एक तरीके से था कि पैगंबर मोहम्मद साहब के जो तरीके थे ना, एक तरीके से भगवान का जो तरीका होता है, खुदा का जो तरीका होता है, अब ऐसा माना जाता था कि जादुई कला से वो जादुई कला जो भगवान जन्म दे सकता है, जीवन दे सकता है, वह इनके हाथ में आने की कोशिश कर रहा था, हाथ में लेने की कोशिश कर रहा था। यह एक ऐसा कार्य था जो केवल ईश्वर के पास होता है, लेकिन इनके पास कैसे आ गया भैया? लेकिन इन लोगों ने उतना नहीं, लेकिन हूबहू बनाने की बात की थी। वहीं यहाँ पर लिखा गया है कि इस प्रसंग में, जो ऊपर हमने पढ़ा ऊपर से, पैगंबर साहब को प्राकृतिक तरीके से
जीवित रूप के चित्रण की मनाही करते हुए उल्लेखित किया गया है कि वो बोल रहे हैं कि जीवित रूप के चित्रण को आप सामने प्रस्तुत मत करो, मनाही कर रहे हैं पैगंबर साहब ने, क्योंकि ऐसा करने से यह लगता है कि कलाकार भगवान की शक्ति को हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है जो केवल ईश्वर का ही था। समझ में आ गया अब? चलिए नीचे देखिए, एकदम हूबहू तस्वीर आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? एकदम खूबसूरत, खुशनुमा, क्या क्या यहाँ पर एकदम बढ़िया तरीके से सजा कर लिखा गया है। एकदम बढ़िया कलर प्रिंटिंग है भैया, कलर प्रिंटिंग है। एक मुगल किताब खाना, ये मुगल लाइब्रेरी है, शायद अकबर का लाइब्रेरी हो सकता है ये। यहाँ पर देखो बगल में क्या लिखा है, तस्वीर की प्रशंसा में अबुल फजल जी यहाँ पर बोलते हैं। ऐसे हम भी बोल सकते थे, लेकिन अबुल फजल जी के बारे में बताते हैं कि अबुल फजल चित्रकारी को बहुत सम्मान देता था, बहुत ज्यादा इज्जत देता था। किसी भी चीज का उसके जैसा ही रेखांकन बनाना तस्वीर कहलाता है। किसी भी चीज को हूबहू बनाने को तस्वीर बोलते हैं, ठीक है। और अपनी युवा अवस्था के एकदम शुरुआती दिनों से ही महामहिम ने इस कला में अपनी अभिरुचि व्यक्त की है। महामहिम मतलब राजा, वे इसे अध्ययन और मनोरंजन दोनों का ही साधन मानते हुए इस काल को हर संभव प्रोत्साहन देते हैं। और जो महामहिम राजा जो था ना, इस काम को प्रोत्साहन दिया, बढ़ाया, और चित्रकारों की एक बड़ी संख्या इस कार्य में लगा दी कि चल लागू जाओ, करते रहो। और हर तरफ शाही कार्यशाला के अनेक निरीक्षक और लिपिक बादशाह के सामने प्रयत्न लगाकर और सामने प्रत्येक लगाकर, सामने लाइन लगाकर उन लोगों ने बनाना चालू किया। और प्रत्येक कलाकार का कार्य प्रस्तुत करने लगे, बनाओ प्रस्तुत करो, बनाओ प्रस्तुत करो। और महामहिम जो था, जो भी दिखता था, जो भी उसको दिखाया जाता था, प्रदर्शित उत्कृष्टता के आधार पर इनाम देते तथा कलाकारों के मासिक वेतन में वृद्धि करते। अगर अच्छा लगा तो इनाम मिलेगा और मासिक वेतन बढ़ा दिया जाता था। अब सर्वाधिक उत्कृष्ट चित्रकार मिलने लगे थे, अच्छा से चित्रकार मिलने लगे थे, और बिहदाज जैसे चित्रकारों की अत्युत्तम कलाकृतियों को तो उन यूरोपीय चित्रकारों के उत्कृष्ट कार्य के समक्ष ही रखा जा सकता है। और जो बाद में यहाँ पर बिहजाद मिला, तो बिहजाद ने जो चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किया वो कमाल का था जी। यूरोप वाले बहुत पसंद करते थे उसको, हाँ बहुत पसंद करते थे। कार्य को समकक्ष ही रखा जा सकता है। और जिन्होंने विश्व में व्यापक ख्याति अर्जित कर ली थी, बहुत बढ़िया विश्व में अपने नाम को बना लिया था। और बयोरे की सूक्ष्मता और परिपूर्णता और प्रस्तुतिकरण की निर्भरता जो अब चित्रों में दिखाई पड़ती है, सामने चित्र में दिखाई देता है, वह अतुलनीय है। ऐसा है जिसकी तुलना नहीं किया जा सकता है। जो चित्र उसने बनाया था, देखो क्या कमाल के चित्र यहाँ पर बनाकर उसने पेश किया है, वह अतुलनीय है, जिसके तुलना नहीं किया जा सकता है। सिंपल है, अतुलनीय। यहाँ तक देखा जाए तो निर्जीव वस्तु भी प्राणवान प्रतीत होती है। और ऐसा चित्र लगता था कि फोटो भी एकदम जीवित प्राणी जैसा लगता था कि भैया काम हो रहा है, उसी को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। 100 से अधिक चित्रकार इस कला के प्रसिद्ध कलाकार हो गए थे और हूबहू बनाने लगे थे। और हिंदू कलाकारों के लिए यह बात खास तौर पर सही है, क्योंकि हिंदू कलाकार बहुत कमाल के थे जी। और उनके चित्र वस्तुओं की हमारी परिकल्पना से कहीं परे हैं। और मुगलों से तो बहुत ज्यादा हम लोग परिकल्पना रखते थे, बनाते भी थे। और वस्तुतः यहाँ पर देखा जाए तो पूरे विश्व में कुछ लोग ही उनके सामान्य पाए जाते थे, और कुछ लोग ही इन हिंदू कलाकारों के समान पाए जाते थे, क्योंकि हिंदू कलाकार बहुत बढ़िया कलाकृति बनाते थे। भैया ये जमीन की मिट्टी का अंश थे, बनाएंगे ही, और नहीं बनाएंगे तो जाएंगे कहाँ। इस तस्वीर के माध्यम से एक सवाल है
इस लघु चित्र में चित्रित मुगल पांडुलिपि की रचना में संलग्न अलग अलग कार्य की पहचान करें कि अलग अलग कार्य के लोग क्या क्या कर रहे हैं। ये अकबर बता रहे हैं, ये अबुल फजल लिख रहे हैं, ये हवा डुला रहे गर्मी ना लगे, ये सब बातचीत करके इनको प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस पर जिल्द चढ़ा रहा है और इसमें रंगाई पोताई प्लास्टिक कर रहा है। और ये बगल में बैठकर ये लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसे 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 सुन रहे हैं। एक तरीके से सेवक हैं ये लोग। चलिए नीचे देखते हैं। किंतु यहाँ पर बात जब आ जाती है समय के साथ सरिया की व्याख्याओं में भी बदलाव आया था। सरिया क्या होता है? शायद जजिया को ही ये लोग सरिया बोलते हो। नहीं, सरिया अलग शब्द होता है। इसमें भी बदलाव आया। जैसे में विभिन्न सामाजिक समूहों ने इस्लामी परंपरा के ढांचे की अलग अलग तरीके से व्याख्या की थी ये इस्लामिक परंपरा को। ठीक है, यहाँ पर प्रायः देखा जाए तो प्रत्येक समूह ने इस परंपरा की ऐसी व्यवस्था, ऐसी यहाँ पर व्याख्या प्रस्तुत की, ऐसी व्याख्या यहाँ पर प्रतिपादित की जो उनकी राजनीतिक आवश्यकताओं से सबसे ज्यादा मेल खाती थी। लेकिन अच्छा था किया। जिन शताब्दियों के दौरान साम्राज्य निर्माण हो रहा था, साम्राज्य फल फूल रहा था, बढ़ रहा था, उस समय कई एशियाई क्षेत्र के शासकों ने नियमित रूप से कलाकारों को उनके चित्र तथा उनके राज्य के जीवन के दृश्य चित्रित करने के लिए नियुक्त किया था कि भैया मेरे राज्य को बनाओ, मेरे राज्य का चित्र बनाओ, मेरा शासनकाल का चित्र बनाओ, सब बनाओ, प्रस्तुत करो। उदाहरण के लिए देखा जाए तो ईरान के सफावी राजाओं ने दरबार में स्थापित कार्यशालाओं में प्रशिक्षित उत्कृष्ट कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया है कि भैया आपको इतना % का छूट मिलेगा, आप ये काम करो, आपको पैसा वैसा सब मिलेगा। और इन मुगलों के हाथ में एक ऐसा हथियार लगा जिसके वजह से ये खूब फले फूले और इनका प्रचार प्रसार भी चारों तरफ हुआ, जिसका नाम था बिहजाद। तो बिहजाद जैसे चित्रकारों के नाम ने सफावी दरबार की सांस्कृतिक प्रसिद्धि को चारों ओर फैलाने में बहुत योगदान दिया। क्योंकि वो जो चित्र बनाता था ना, लगता था कि भैया जीवंत चीज है भैया, वो एकदम सामने सामने एकदम स्पष्ट साफ सुथरा दिखाई देने वाला चीज बनाता था। और ईरान से भी कलाकार मुगल कालीन भारत आने में सफल हुए थे। और ईरान से भी भारत में मुगल कालीन मुसलमान आने लगे थे। यहाँ पर साफ लिखा है कि मुगल कालीन भारत आने में सफल हुए और कुछ को मुगल दरबार में लाया गया, जैसे मीर सैयद अली को लाया गया और अब्दुस समद को लाया गया था। उसी तरह बादशाह हुमायूं को दिल्ली तक साथ देने के लिए भी ये लोग साथ में आए थे। इन साफ साफ लिखा जा रहा है कि जैसा कि सैयद अली और अब्दुस समद को बादशाह हुमायूं को दिल्ली तक साथ देने के लिए कहा गया था, तो उन लोगों ने वहां तक साथ दिया। अन्य ने संरक्षण और प्रतिष्ठा के अवसरों की तलाश में प्रवास किया था कि भैया कुछ प्रतिष्ठा मिले, संरक्षण मिले, अवसर मिले, इसलिए खूब तलाश किया। और बादशाह और रूढ़िवादी मुसलमान विचारधारा के प्रभावकर्ता, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि प्रवक्ताओं के बीच जीवधारियों के दृश्य निरूपण पर मुगल दरबार में तनाव बना हुआ था। मुगल दरबार में ये लोग तनाव हमेशा बना कर रखते थे। और अकबर का दरबारी इतिहास जो था ना, अकबर का दरबारी इतिहास अबुल फजल बादशाह को यह कहते हुए उद्धत करता है कि यह कहते हुए बताता है बादशाह को, जहांपना को यह बताता है कि सुल्तान को यह बताता है, कई सुल्तानों के राजा को बोलते हैं जहांपना, शहंशाह। ठीक है, शहंशाह। तो अपने शहंशाह मतलब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को बताता है कि कई लोग ऐसे हैं जो चित्रकला से घृणा करते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो चित्रकारी से नफरत करते हैं, पर मैं ऐसे व्यक्तियों को नापसंद करता हूं जो चित्रकला को नफरत करते हैं। चित्रकला से जो नफरत करता है वो उस व्यक्ति को नापसंद करते हैं, उस व्यक्ति को हम नफरत करते हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार के पास खुदा को पहचानने का बेजोड़ तरीका होता है। जो कलाकार होता है भैया, वो खुदा को बहुत अच्छे तरीके से पहचान सकता है, बिना कोई शक का पहचान सकता है। हाँ, सही बोल रहा हूँ, झूठा नहीं हूं मैं, झूठ नहीं बोलता। आगे देखें, चूंकि कहीं ना कहीं उसे यह महसूस होता है कि खुदा की रचना को वह जीवन नहीं दे सकता, क्योंकि उसे मालूम रहता है कि खुदा के बनाए हुए हर चीज को वह जीवन नहीं दे सकता। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि उसे महसूस होता है कि खुदा की रचना को वह जीवन नहीं दे सकता। जो खुदा बोलता है उसको वह जीवन के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकता। वह एक पेड़ की दृश्य बना सकता है, लेकिन एक पेड़ को उगा नहीं सकता है। वो एक शेर को बना सकता है, एक इंसान को बना सकता है, लेकिन इंसान को जीवित नहीं कर सकता है। यही तो कमाल की शक्ति थी भैया, यही तो कमाल की शक्ति थी। तो पहले के जमाने के लोग ऐसे ही नहीं फेमस हुआ करते थे। फेमस होने के लिए उन लोगों को बहुत ज्यादा अपने आप को घोटना पड़ता था, घोटने के लिए अपने आप को खपाना पड़ता था। अपने आप को खपाने के लिए उन लोगों को बहुत काम करना पड़ता था। आज के जमाने में इतना ज्यादा काम करना, समझो कि एक तरीके का, उतना ज्यादा तो था नहीं, उतना ज्यादा तो होगा नहीं हर किसी से, लेकिन फिर भी था भैया। काम करना उस जमाने में लोगों की आदत हुआ करती थी। पहले के जमाने में लोगों का पेट नहीं निकला हुआ रहता था, लेकिन पता नहीं इस जमाने में क्या खा पी लेते हैं लोग, इतना इतना पेट निकाल लेते हैं लोग, भैंसा तोड़ लेखा पूरा फेंकले रहता है सब। हाँ, ऐसा अपने हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, विदेश में कहीं भी देख लिया जाए तो ऐसे बहुत लोग क्या समझो तो 60% लोग ऐसे मिलेंगे, 60% लोग जो पेट वाले लोग हैं, जिनके पास पेट है। और पेट है तो बीमारी है, बीमारी है तो सब चीज झेलो बेटा। जाओगे कहाँ? तुमको सब कुछ करना पड़ेगा, दवा खाकर जिंदा रहना पड़ेगा, खाना के लिए तरसना पड़ेगा, खाना छोड़ना पड़ेगा। तुम टहलोगे नहीं, बपौती का राज है ना, काहे टहलोगे भैया। देखो, कुछ ना कुछ कटौती करोगे तो कहीं ना कहीं तो भरना पड़ेगा। एक जगह से कटौती करते हो तो दूसरे जगह पर भरना पड़ेगा। अब भरोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जो करोगे वही पाओगे। ये नियति है, ये हमारी नीति है, ये हमारी भविष्य है, और ये होगा। कोई रोक नहीं सकता कि होगा कि नहीं होगा। अगले भाग में हम पढ़ेंगे बाबरनामा, अकबरनामा और बादशाहनामा, जो हुमायूं के नाम पर लिखा गया था शायद। तो आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पर पढ़ के मैं बता देता हूँ। महत्वपूर्ण चित्रित मुगल इतिहासों में सर्वाधिक ज्ञात अकबरनामा और बादशाहनामा, मतलब राजा के इतिहास है। और प्रत्येक पांडुलिपि में औसतन 150 पूरे अथवा दोहरे पृष्ठ पर लगाई घेराबंदी, शिकार, इमारत निर्माण, दरबारी दृश्य आदि के चित्र वहां पर बनाए गए। करीबन 150, हर लिपि में 150 चित्र बनाए जाते हैं। उसके बाद से ही बाकी सब कुछ लिखा गया होगा। यहाँ पर तो साफ साफ वही मालूम चलता है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा। इस भाग में बता नहीं सकता कि समझ देख लो, इतना बड़ा है टॉपिक, बहुत बड़ा हो जाएगा ना आपके लिए। तो आपको कुछ भी डाउट हुआ बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।